जो भी ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके पीछे पहले उनका ये सोचा कि इस प्रोजेक्ट में हमें मुनाफा क्या मिलेगा। 35 जो है वो फिल्टर प्लांट है, लेकिन आपको 2 या 3 जो है वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे, बाकी सारे ना कर रहे हैं। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मुराद अली शाह साहब का जो गाँव है वाहड़, आप मेरे साथ चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। उस पे भी तकरीबन कोई 20 करोड़ रुपए का वहाँ पे फिल्टर प्लांट लगा है, लेकिन वो ऑपरेशन में नहीं बंद पड़ा है। बदकिस्मती तो ये है कि जो जिस इलाके में रहता है बंदा, उस घर का भी उसको फिक्र नहीं हो कि लोगों को पीने का पानी दिया जाए। ना प्राइवेट सेक्रेटरी फील्ड में उतारा है कि भी आप जाओ और लोगों से मिलो। पूरे सीएम सेक्रेटरीट का प्रोटोकॉल इसके हवाले हैं। लोग तो बेचारे बस वो गाड़ियाँ देखते ही कहते हैं कि बस बड़ी सरकार आ गई है। बांसीदाबाद में आजम शाह कहता था कि भाई ये मेरा इलाका है, यहाँ पे कोई नहीं मुदाखलत करे। टल्टी में सिकंदर रापोटो बोलता है कि भाई ये सारा इलाका मेरा है और यहाँ पे कोई मुदाखलत नहीं करे। 7 में आसिफ शाह बोलता है कि भाई मेरे इलाके में कोई मुदाखलत नहीं करे। मुराद अली शाह साहब का मुस्तकबिल तो डार्क है। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में बैठ के सियासत करेगा, क्योंकि जेल में जाने के लिए उनके पास न हौसला है न हिम्मत है। उन्होंने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अभी बाहर कर दी है। अमेरिका में उसके वैसे ही सिस्टर्स भी रहती हैं, भाई भी रहते हैं सारे। 1 साल के दौरान कोई 10 दफ़ा ये गया हुआ है, अपना सारा सेटअप कर रहा है और ये भाग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आला सिंध के हलके के हवाले से कि वज़ीर-ए-आला सिंध के हलके के अंदर शिकायत काफ़ी अरसे से आ रही हैं। वहाँ पर तरक्याती स्कीमें नहीं हैं, वहाँ पर जो ज़रई पानी है उसका फुकदान है, और उसके साथ साथ जो शहर हैं, ख़ास तौर पर 7 शरीफ की हम बात करें, हम बान सईदाबाद की बात करें, लोग पीने के पानी के मसाइल का सामना कर रहे हैं। उसके साथ साथ मंशर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी झील, उस पर भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, और वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। हालांकि वहाँ पर लोगों को पीने के पानी मैसर करने के हवाले से आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च तो किए गए, मगर जब हम सरज़मीन पर नज़र डालते हैं कि वो काम नहीं करते हैं और वो वहाँ के लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार होते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं। अब एक बात जो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बांसीदाबाद में जो अमन-अमान की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। एहतजाजी तहरीक का एक आगाज़ भी हो चुका है। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से भूख हड़ताली कैंप कायम की गई है, एहतजाज किया जा रहा है, शटर डाउन हड़तालें भी की जा रही हैं बांसीदाबाद के अंदर। क्या वजह है आखिरकार? वाकई कोई मसाइल हैं वहाँ पर, या कोई सियासी मसला है, या यहाँ पर कोई और मसला है? इसके हवाले से हम बात करेंगे सिंध यूनाइटेड पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रोशन अली बुर्रो साहब से, क्योंकि उनका ताल्लुक भी उसी हल्का से है, उसी वज़ीर-ए-आला सिंध के सामने वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन साहब आपका। आपने एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया है, क्या वजह है, और वाकई कोई मसाइल हैं या वैसे कोई सियासी, अब कोई इंतखाबात आ रहे हैं उसकी कोई पॉइंट स्कोरिंग है? बहुत शुक्रिया जायद भाई कि आपने टाइम निकाला और यहाँ हैदराबाद तशरीफ़ ले आए हमारे दफ्तर में। आपने बात की कि मंशूर झील तबाह हुई है। मंशूर झील हमारा एक नेचुरल डैम है, और ये आपको इस चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के वालिद साहब अब्दुल्ला शाह साहब, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बने थे और वो चीफ मिनिस्टर बने, और गालबन उसी ज़माने में 94 में ये मंशूर झील जो है उसमें एमएनवी ड्रेन के ज़रिए गंदा पानी जो है वो छोड़ा गया, और उस ज़माने से ये मंशूर झील तबाह हुई है। पहले फेज़ में इन्होंने मंशूर झील को बेहतर बनाने के लिए आरबीओडी प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें 4 अरब रुपया उन्होंने रखे, और उसका उन्होंने दरिया सिंध में जो है पानी छोड़ने की। लेकिन जब उन्होंने डाउन स्ट्रीम में पानी पड़ा तो सारे 7 से लेकर कोटड़ी तक लोगों ने जो है वो किराया किया कि भाई ये जहरीला पानी जो आ रहा है, अभी इस पर काफ़ी सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स है, एग्रीकल्चर के लिए पंपिंग की स्कीम्स हैं, ये सब तबाह हो गई हैं। इन्होंने फिर इसको रिवाइज़ किया। वो प्रोजेक्ट आज मेरा ख्याल है कि 100 अरब रुपए से ज़्यादा जो है तखमीना उस पर खर्च हो चुका है।
इस दौरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर रहे, मुराद अली शाह गुज़श्ता 14 सालों से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और वफाकी हुकूमत भी इन्हीं की रही है। 2008 में पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत थी, लेकिन इनकी तरजीह में नहीं है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। और मंशूर की तबाही यूँ समझो कि 7 तलका, जोही तलका, दादू तलके का कुछ इलाका, उस इसके साथ साथ मंशूर एक जो नेचुरल डैम है, इसमें पानी जब जमा होता था, तो जब पानी की शदीद किल्लत होती थी, तो ये पूरा आपकी जो पट्टी है लाड़ और बदीन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये पानी जाता था। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों की तरजीहात में ये नहीं है। ये मुसलसल इस RBOD प्रोजेक्ट के ज़रिए लैंड कंपनसेशन पे जो इन्होंने करोड़ों रुपया जो है पैसे लिए हैं, इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होते। मौजूदा MNA जो हैं मिस्टर सिकंदर रापोटर साहब, उसके ख़िलाफ़ ये इन्वेस्टिगेशन चली थी RBOD प्रोजेक्ट में इसने करप्शन की, वो भी अभी तक बंद पड़ा है फ़ाइल। और भी काफ़ी सारे इनके ख़िलाफ़ जो करप्शन के फ़ाइल हैं वो बंद पड़े हैं। लेकिन इनकी अब बदकिस्मती ये कि उस इलाके से 100% वोट जो हैं वो लेते हैं। बुबक यूनियन काउंसिल से, मंशूर से सारे लोग इनको हमेशा वोट देते हैं। लेकिन वो जो खुशहाल लोग थे, और वहाँ पे सैकड़ों टन जो मछली होती थी वो पूरे पाकिस्तान में जाती थी, आज वो वहाँ पे लोग भूख अफलास और इंतहाई जो है कसम वाली पोजीशन में है। और वो मंशूर झील तबाह हो चुकी है। और मुझे नहीं समझता कि अभी भी कोई इनका कोई ये प्रोजेक्ट कोई आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा, मेरा ख्याल है 24 साल हो गए हैं उस प्रोजेक्ट को। 24 साल से ये प्रोजेक्ट अनकम्प्लीट है। जो काम इन्होंने करवाया था वो काम मेरा ख्याल है अभी काफ़ी जगहों से ख़त्म हो चुका। वो पैसे अरबों रुपए जो गवर्नमेंट के खर्च हुए, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई वापडा का प्रोजेक्ट है और उनको कराना चाहिए, और ये फेडरल गवर्नमेंट का है। लेकिन ये खुद भी तो फेडरल गवर्नमेंट में रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इनकी अगर तरजीह होती तो ये सूबाई गवर्नमेंट से भी पैसे खर्च करके इस प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के ज़रिए सैकड़ों लोगों को रोज़गार, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, पानी का ज़ख़ीरा हो सकता है। लेकिन इज्तिमाई तौर पर इन पर कोई वो सोच नहीं है, फ़िक्र नहीं है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए दिलचस्पी नहीं है, जिस वजह से ये मंशूर तबाह हुई है। मंशूर में जैसे मैंने शुरू में कहा कि RO प्लांट्स भी लगे थे, क्या लगे थे या लगे थे तो उनको मेंटेन नहीं किया गया, या उनकी कोई क्वालिटी कोई ऐसी नहीं थी कि वो कंटिन्यूसली चल सकें या लोगों को पानी फराहम कर सकें? पानी तो बुनियादी हक होता है ना, पानी तो मिलना चाहिए। चलें आप मछली ना दें, कुछ ना दें। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मंशूर और सराउंडिंग जो भी, क्योंकि लोगों ने जब शिकायतें की, लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि भाई हमारे पास पीने का पानी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात जारी किए थे इनको कि भाई ये आप फ़िल्टर प्लांट लगाएं ताकि लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ़िल्टर प्लांट तो लगाए, लेकिन उनके जाहिर सी बात है कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लगाती है तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका आगे किस तरह उसको मेंटेन किया जाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उस पे इन्होंने या तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया, जाहिर सी बात है यहाँ पे किकबैक्स और करप्शन का माहौल है, और जो भी ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके पीछे पहले उनका ये सोचा कि इस प्रोजेक्ट में हमें मुनाफा क्या मिलेगा। तो इन लोगों ने जो करप्शन के पास जो सारे फ़िल्टर प्लांट लगाए, आज मेरे ख्याल है तकरीबन कोई 35 जो है वो फ़िल्टर प्लांट हैं, लेकिन आपको 2 या 3 जो है वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे, बाकी सारे नाका रहे हैं। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। खुद आप मुराद अली शाह साहब का जो गांव है वावड़, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उस पे भी तकरीबन कोई 20 करोड़ रुपए का वहाँ पे फ़िल्टर प्लांट लगा है, लेकिन वो ऑपरेशन में नहीं है, बंद पड़ा है। क्योंकि इनका वो है ना कि इन्होंने तो कमीशन मिल गई, कोई ना कोई प्रोजेक्ट लग गया, कोई फ़िल्टर प्लांट लग गया, इनको कमीशन मिल गई। ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आला के खुद अपने गांव का फ़िल्टर प्लांट ना चलता हो? मेरा ख्याल है ये और भी काफ़ी सारे चैनल्स वाले गए हैं, उन्होंने स्टोरीज की है इन पे। अगर आप भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, कभी आप तकलीफ़ करो
कि जाओ मुराद अली शाह के बंगले के बिल्कुल सामने आपको ये फ़िल्टर प्लान मिलेगा। जाओगे तो वहाँ पे जो फ़िल्टर प्लान के बाहर ताला लगा पड़ा है, उस पर मिट्टी के ढेर लगे पड़ेंगे, वो खुलता ही नहीं है, वो बंद पड़ा है, कई अरसे से बंद पड़ा है। तो वो तो अलग बात है, लेकिन उसके घर से आगे जो नहर बहती है उसमें कभी पानी नहीं आ रहा है। बदकिस्मती तो ये है कि जो जिस इलाके में रहता है बंदा, उस घर का भी उसको फ़िक्र नहीं हो कि लोगों को पीने का पानी दिया जाए। आपको इसी की यूनियन काउंसिल में मुराद अली शाह के आपको स्टोरी भी काफ़ी सारे चैनल्स पे, दुनिया न्यूज़ पे और चली थी कि एक दो गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो पानी का ज़ख़ीरा था, कुत्ते भी वहाँ पे पानी पी रहे थे, बकरियाँ भी वहाँ पे पानी पी रही थी, बंदे भी वहाँ पे पानी पी रहे थे। तो इस तरह का तो आम यह इशू है कि क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हमने जो है लोगों को ख़रीद कर दिया है, ये फतह के लायक है हमारा, हमें कोई भी चैलेंज नहीं है, इसलिए लोगों से लॉलीपॉप दे के वोट तो लेके जाते हैं। और अब तो इनके पास अजीब जो सिस्टम है कि पैसों पे वोट ख़रीदते हैं। जब लोगों को ख़रीदेंगे, लोगों की ज़मीर खरीद हो जाएंगे, वोट परचेज़ होगा, तो मेरा ख्याल है कि हर लोग इलाके में कोई ना कोई छोटा सा कोई काटकू, कोई छोटकू बड़े रहा होगा, उसको 5 लाख रुपए देंगे, कभी किसी को अल्टो कार देंगे। ये तो कहते हैं कि हम तो आवाम से राब्ते में डायरेक्ट हैं, और अभी मतलब कोई 13 साल के बाद हमें नज़र ये आ रहा है कि अभी वज़ीर आला सिंध के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं सलीम बाजारी लोगों से मिल रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है कि गरीबों के मसले मसाइल हल हो रहे हैं। तो फिर कुछ ना कुछ तो हल होते होंगे मसले मसाइल। देखें, अब ये इनके जो बैकडोर जो बड़े रहे, इनके जो भी जिनकी मतलब सेंट्रलाइज थे, इलाका गैर बना देते थे। बानसेदाबाद में आजम शाह कहता था कि भाई ये मेरा इलाका है, यहाँ पे कोई नहीं मुदाखलत करे। टल्टी में सिकंदर रापोटो बोलता है कि भाई ये सारा इलाका मेरा है और यहाँ पे कोई मुदाखलत नहीं करे। 7 में आसिफ शाह बोलता है कि भाई मेरे इलाके में कोई मुदाखलत नहीं करे। तो ये 4-5 बडेरे इस तरह ताकतवर हो गए थे जिन्होंने ये कहा हुआ था कि भाई हमारे जो इलाके हैं उनमें किसी का काम भी हमारे कहने के बगैर नहीं होना चाहिए। किसी बंदे से चीफ मिनिस्टर को अगर फातह के लिए जाना है, कहीं पे किसी की शादी में जाना है, किसी को नौकरी देनी है, किसी का तबादला कराना है, तो इन 4-5 बंदों की ज़रूरी थी कि रिकमेंडेशन हो, उनकी रजामंदी ज़रूरी थी। तो इनके जो इतना ताकतवर मेरा ख्याल है वो चीफ मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगा और उसने फिर अपना प्राइवेट सेक्रेटरी फील्ड में उतारा है कि भी आप जाओ और लोगों से मिलो। लोगों से मिलते ज़रूर हैं, लोग बेचारे क्या करें, ये जाते हैं प्रोटोकॉल में 10 पुलिस मोबाइल इनके पीछे हैं, पूरे सीएम सेक्रेटरीट का प्रोटोकॉल इसके हवाले हैं। लोग तो बेचारे बस वो गाड़ियाँ देखते ही कहते हैं कि बस बड़ी सरकार आ गई है, फिर उसको बोस्की के पटके भी पहनाते हैं, जोड़े भी पहनाते हैं, नोटों के हार भी पहनते हैं, फूल भी बिछाते हैं, इनके ऊपर सब कुछ करते हैं, लेकिन मिलता लोगों को कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जो गरीब तरीन मुल्क हैं, जो वहाँ के लोग खाने को तरसते हैं। यहाँ पर भी कोई हालात मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। वहाँ पर भी फ्यूडरल लॉर्ड्स के हवाले जो इलाके किए हुए थे, यहाँ पर भी किए हुए थे। क्या अब मुराद अली शाह साहब ने वो जो फ्यूडरल लॉर्ड हैं, उन जो 4-5 जो आपने नाम बताए, उनको ख़त्म करके एक फ्यूडरल लॉर्ड बना दिया है अपना, सलीम बाजारी, जिसके हवाले तमाम मामला किए गए हैं? देखिए, इनके जो इख्तलाफात हैं वो भी लेती देती से हैं, पैसों की जो है इन्वेस्टमेंट के। उनका जो आजकल ताकतवर है सबसे बड़ा वो फ़र्क बशीर है, और ये इनके इख्तलाफात के पीछे भी बड़ा सबब उनका है। उसको पता है आपको कि 7 में ASP रहा है, फिर SSP जामशुरू रहा है, 15 सालों से ये जो है ताकतवर ब्यूरोक्रेट SSP, इसके ही कहने पे जो है सिंध में SSP भी लगाए जाते हैं, और पुलिस के ज़रिए लोगों को हिरास भी इसी तरह की। हमारा तो एक कत्ल भी किया था इस फ़र्क बशीर ने, आपको याद होगा कि शहीद अख्तर शाह ने जब पुरअमन धरना दिया था जामशुरू में, ये जजेस की बहाली के लिए हमने जो तहरीक चलाई थी इफ्तिखार चौधरी के हवाले से, तो हमने धरना दिया था, उसमें एक कारकुन हमारा शहीद हो गया था, और इसमें ये फ़र्क बशीर इन्वॉल्व था। हमारा कत्ल की FIR भी इसके ऊपर थी, लेकिन अदालतों में भी पता है कि इंसाफ नहीं है। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई और दुख भी हुआ कि जिन अदालतों के लिए हमने अपना नौजवान शहीद कराया, उन अदालतों ने भी हमें इंसाफ नहीं दिया।
तो इस तरह एक तो सारे इनके इख्तलाफात के पीछे मिस्टर फ़र्क बशीर है। दूसरा इनके पीछे जो है, क्योंकि देखिए ये आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों पे होती है। एसएसपी रखा है जाए कहीं पे भी तो वो पैसे सीएम हाउस में जाते हैं। सीएम साहब जो है आगे फरयाल को दे या बिलावल को दे या एनीबॉडी किसी को भी दे, उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारे जो इनका झगड़े का बुनियाद था वो भी यही था कि कुछ तबादले के पैसे जो जिन्होंने इन लोगों ने नहीं दिए, उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है। ये कहते थे कि हमने इसको चीफ मिनिस्टर बनाया है, और जब हमने इसको चीफ मिनिस्टर बनाया है तो कोई 19-20 ग्रेड के 2-4 अफसर हमारी मर्ज़ी पे भी रखे जाए और उनकी कमीशन या पैसे जो है हमें मिलते जाए। तो शायद उनको भी हिसाब किताब देना पड़ता है आगे मुराद अली शाह साहब को, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी देना पड़ता है आगे। आप लोग अगर इस तरह करोगे कि आपके 5-10 एसएसपी आपके कहने पे रख दूं या 5-10 डिप्टी कमिश्नर जो है आपके कहने पे रख दूं, तो आगे मुझसे भी पूछने वाले हैं। तो इन पे इनके इख्तलाफात हुए हैं। बाकी मेरे ख्याल है कि देखिए ये सारा इनका जो है, मैं समझता हूँ कि ये सारे जो नाम मैंने लिए ये मुराद अली शाह के सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मुराद अली शाह फिर इनके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये आगे मैं समझता हूँ कि आपस में इनके ये इख्तलाफात आर्जी हैं। हो सकता है कल ये जो बात आपने की कोई पैसों की लेन देन, ये वो शाह साहब तो काफ़ी ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार कहते थे कि मुराद अली शाह साहब हैं। क्या वाकई ये सो के पैसों के रेल इसमें इन्वॉल्व रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि असल जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अलावा भी कोई वजह है जो ये फ्यूडरल लॉर्ड्स के कोई इख्तलाफात की, और इख्तलाफात के बाद अब सियासी मुस्तकबिल किस तरह से होगा शाह साहब का? देखिए ईमानदारी की जब तक आपने बात की तो शाह साहब के जो मौरूसी मिल्कियत है वो 70 एकड़ ज़मीन है जो हमेशा नॉमिनेशन, क्योंकि मैं उसके खिलाफ नॉमिनेशन पेपर भराता हूँ, तो 60 या 70 एकड़ ज़मीन गालबन इसकी एग्रीकल्चर लैंड है। ये 2005 में इसने जब ने नॉमिनेशन पेपर भरा तो इसने लिखा था कि मैं नॉन टैक्स फाइलर हूँ और मैंने टैक्स पे नहीं करता हूँ और मैं सैलरी कंपोनेंट हूँ। इसने ये लिखा था कि मैं सैलरी कंपोनेंट हूँ। उस ज़माने में ये जॉब भी करता था किसी बैंक में। तो अभी जब रिसेंटली जब 2015 में मैंने नॉमिनेशन पेपर इसका लिया तो उसने उसके अकाउंट में 25 करोड़ रुपया कैश पड़ी थी, उसने शो की थी। तो हैरत हुई मुझे कि ये 25 करोड़ रुपए कैश मनी जो है वो इसके अकाउंट में वो कहाँ से आई? कौन सा 60 एकड़ ज़मीन वाला या 70 एकड़ ज़मीन वाला ज़मींदार वो इतने पैसे जो है अकाउंट में रख सकता है? दूसरी बात ये कि इसके ऊपर तो काफ़ी सारे अभी केसेस भी चल रहे हैं, काफ़ी सारे एलिगेशन भी हैं। मेरा ख्याल है नैब इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन इस मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी है। और आपको हैरत होगी कि मुराद अली शाह को जब मैंने डिस्क्वालीफाई करवाया, चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस थे, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वंस जो डिस्क्वालीफाई होता है वो फॉर एवर डिस्क्वालीफाई होता है। तो कौन सी वो कुव्वतें हैं जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई कराया? भाई जब एक बार जो बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो क्वालिफाई कैसे हुआ? क्या उन्होंने किसी न किसी जगह से शायद फैज़ लिया हो तो इसलिए वो क्वालिफाइड भी हुए हों, या वज़ीर आला के ओहदे के लिए अहल भी हुए हों? देखें, फैज़ तो बड़ा सरबराह है इस मुल्क का और उस वही फैज़याब करता है इन लोगों को। और मैं समझता हूँ कि उनके फैज़ के सिवा ये चल भी नहीं पा सकते। तो जब ये सूरत हाल रहे कि कोर्ट एक बंदे को डिस्क्वालीफाई करे और फैज़ उनको फैज़याब कर दे, तो उस पर तो कहने का कुछ भी हमारे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मुल्क के अंदर कंट्रोल डेमोक्रेसी की वजह से आपको ये भी पता होगा, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि आपने विथड्रा क्यों किया इसके सामने जमना। हाँ, वो सवाल मैं पूछने वाला था, और इसमें इसके साथ ये भी ऐड करूं कि ज़ाहिर है इस गुनाह में तो आप भी शामिल हुए होंगे। मतलब ये गुनाह अब मुझे पता नहीं कि PS 80 के तक ही महदूद है या पूरे सिंध इससे कोई मुतासर हुई होगी? देखिए, यकीनन मैं अभी जब भी 7 में हमारे पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जलसे होती हैं, तो मैं आवाम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने गलती की। लेकिन ये गलती मेरी नहीं, मेरी पार्टी का फ़ैसला था। मेरी पार्टी के हुक्म पर जो है
मैंने ये विड्रा किया था। लेकिन मैंने अपनी पार्टी के सरबराह से जलाल महमूद शाह साहब से वायदा किया था कि मैं इसको किसी भी हालत में आपके बंगले पे ले आऊँगा, ये सिर झुकाएगा, आपके घुटने जोड़ेगा और फिर आप पे फैसला है कि आप क्या करते हैं। मैंने तो उस वक्त भी ये समझो कि मैंने रोया था, मेरे आंखों से आंसू निकले थे, क्योंकि मुझे बेगुनाह इसके वालिद साहब अब्दुल्ला शाह ने हैदराबाद से गिरफ़्तार करा के 10 माह मुझे कैद करवा दिया था नवाब शाह जेल में एक झूठे मुकदमे में। तो मेरी माँ की बद्दुआ इनके ख़िलाफ़ थी और मुझे मेरी माँ ने कहा था कि इनको कभी भी आप माफ़ नहीं करना, लेकिन मैं पार्टी के फ़ैसले के आगे बेवस हो गया। लेकिन उन दौरान भी मैंने एक मुआहदे के तहत इनको छोड़ा था। मैंने सैयद जलाल महमूद शाह को और दीगर हमारे पार्टी रहनुमा जो सारे थे, मैंने सबको कहा था कि ये झूठे हैं, ये अपनी बातों से मुकर जाएंगे। मैं इनको हल्फिया जो है मुआहदा कराऊँगा, इस पे अगर ये हल्फिया उस मुआहदे पे खड़े होते हैं हमारे साथ तो फिर मैं विड्रा होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। वो ये मुआहदा था कि कुरान पाक हमने हाथ में रखा था, मुराद अली शाह ने उस पर हाथ रखा था, आजन शाह ने उस पर हाथ रखा था, सिकंदर रापोटो ने उस पर हाथ रखा था, बाजारी थे, ये सारे मतलब जो इनके मेन प्लेयर खिलाड़ी हैं, सारे उन्होंने कुरान पाक पे हल्फिया हाथ रख के बोला था कि 2018 के इलेक्शन में हम सैयद जलाल महमूद शाह के ख़िलाफ़ नेशनल असम्बली में मुकाबला नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी किसी को भी वोट उम्मीदवार करेगी हम उसकी मुखालफत करेंगे। और मुराद अली शाह ने कुरान पर हाथ रख कर के कहा था कि हमारी पार्टी किसी को भी टिकट देगी, मैं और मेरे सारे दोस्त और हमारे जो भी वोटर हैं, हम सब जो हैं सैयद जलाल महमूद शाह की सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे, पार्टी की मुखालफत करनी पड़ेगी वो भी करेंगे, लेकिन हर सूरत में कुरान को गवाह बना के इन लोगों ने हमारे साथ जो मुआहदा किया वो मुकर गए। अब जब जो कुरान पाक पे हाथ रख के और एक मुआहदा करके मुकर जाते हैं तो मैं समझता हूँ खुदा की ज़ात बहुत बड़ी है और कभी न कभी इनसे हिसाब तो ज़रूर लेगी, क्योंकि इतना बड़ा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कुरान पाक पे कि इससे बहुत दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। हाजन शाह महफिलों में या दोस्तों के साथ कहते रहते हैं कि अब मैं इताअत करूंगा रोशन के साथ, फिर देखते हैं कि मुराद अली शाह भान शहर में घूम के दिखाए। क्या वाकई आपका कोई राब्ता हुआ है, और अगर राब्ता हुआ या आपस में कोई इत्तेहाद हुआ तो फिर मुराद अली शाह का ये महाल हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन चलाना भानसिदाबाद में? देखिए, हाजन शाह के साथ ऐसा कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, नज़रियाती सियासत करते हैं, आदर्शी सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि सिंध दुश्मन जमायत है, उनकी तरजीहात में सिंध के कौमी मफाद नहीं है। इन लोगों ने 70 से लेकर आज तक मुल्क को तबाह किया है, मुल्क तोड़ने वाले ये हैं, मुल्क को एक कब्ज़ागीर टोले के ज़रिए इन लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। इसलिए मेरा कोई इंडोर शाह साहब से रब्ता नहीं हुआ है, लेकिन सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। अगर मुराद अली शाह को शिकस्त देने के लिए या उसको इलेक्शन में अगर वो हमारा साथ देता है तो हम वेलकम करेंगे, इसमें कोई नहीं है कि कल के दोस्त आज के दुश्मन बन जाते हैं, आज के दुश्मन जो हैं कल के दोस्त भी बन सकते हैं। कोई चलिए, अगर आपका इत्तेहाद होता है तो फिर भानसिदाबाद में तरक्याती काम होंगे, फिर भानसिदाबाद के लिए जो अरबों रुपए आए थे वो वाकई अरबों रुपए भानसिदाबाद को आइंदा वक्त में वो लगेंगे, तरक्याती स्कीमें कंप्लीट होंगी। ज़ाहिद देखें, हमें इक़्तिदार बहुत बड़ा नहीं मिला कभी भी, और मैं सिर्फ अपने भानसिदाबाद का नाज़िम जब बना हूँ, आप भी मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से मामूली इख्तियारात होते हैं यूनियन काउंसिल नाज़िम को। उस ज़माने में मैंने जो डेवलपमेंट के काम करवाए, अरबाब गुलाम रहीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे भानसिदाबाद के ड्रेनेज के लिए, भानसिदाबाद के फ़िल्टर प्लांट के लिए जो बजट दी वो थ्रू पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के मैंने काम करवाए। मैं समझता हूँ कि आज ये 15 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं, इन लोगों ने इतने काम नहीं कराए जो मैं बहैसियत एक नाज़िम के हैसियत से मैंने करवाए। क्योंकि देखें, हमारी तरजीहात में
कौम, कौमी मफादात, अवाम के मसाइल बुनियादी जो है अहमियत रखते हैं। और हम समझते हैं कि हम सियासत में यही है कि सियासत एक इबादत है, सियासत के ज़रिए खिदमत की जाती है। सियासी कारकुन ही समाज को तब्दील करता है। अगर सियासी कारकुन मायूस होकर बैठ जाए तो फिर कौन करेगा इस कौम के लिए? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल, इल्म, शऊर दिया है और हमें ही अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए किरदार अदा करना है, तरक्की करनी है, लोगों को इस ग़ुलामी, इस ज़िल्लत, इस मायूसी, इस नाकामी से छुटकारा दिलवाना है। वो हम मुसलसल करते आ रहे हैं। हम इक़्तिदार में नहीं भी हैं, फिर भी हम सड़कों पे, रोडों पे मुसलसल लोगों के, अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद करते आए हैं। मुसलसल आप हमें देखते होंगे कि कभी हम कश्मीर में होते हैं, कभी उमरकोट में होते हैं, कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में लोगों के समाजी मसलों पे, लोगों के कौमी मफादात के लिए हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। इक़्तिदार मिलेगा तो यकीनन हम खिदमत ही करेंगे। मुराद अली शाह साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, ख़ास तौर पर जो नेब के मुकदमात हैं उसके हवाले से? और दूसरी बात यह है कि जो बाजारी साहब एक्टिव हुए हैं वो ये अपने दोस्त अहबाबों को कहते हैं कि आइंदा वक्त में सूबाई नशस्त से मैं इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। क्या वाकई ऐसे क्रिटिकल हालात हैं शाह साहब के लिए, चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, कि जो आइंदा वक्त में कोई प्रॉब्लम हो इसलिए वो सेकंड अपना जो है जानशीन कोई तैयार कर रहे हैं? देखिए, मुराद अली शाह साहब का मुस्तकबिल तो डार्क है। एक तो उसने झूठा जो कसम उठाया है कुरान पाक का, वो तो हिसाब करेगा, कुदरत का जो फैसला है। दूसरी बात, इसके ख़िलाफ़ जो नेब के रेफरेंसेस हैं, ये मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में बैठ के सियासत करेगा, क्योंकि जेल में जाने के लिए इनके पास न हौसला है, न हिम्मत है, न जेल में ये 5 दिन या 10 दिन या 5 महीने रह भी सकने की हैं। लेकिन इनके लिए ये है कि इन्होंने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अभी बाहर कर दी है। अमेरिका में इसके वैसे ही सिस्टर्स भी रहती हैं, भाई भी रहते हैं सारे। तो आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान कोई 10 दफ़ा ये गया हुआ है। तो मुसलसल जाता रहता है, अपना सारा सेटअप कर रहा है। मैं इसका फ्यूचर बिल्कुल डार्क देख रहा हूँ और ये भाग जाएगा, ये नहीं रहेगा। मैं लोगों को भी, पब्लिकली भी कहता हूँ कि भाई मुराद अली शाह का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जेल में जाने के लिए इसके पास इतना दिलगुर्दा है, न इसमें हिम्मत है। ये तो भाग जाना है, हर सूरत में भाग जाना है। अब अपना सियासी वारिस कौन पैदा कर रहा है, उसका क्या हालत होगी। इक़्तिदार जब होता है तो आपके पास जो है लोगों का जो मेले लगे पड़े होते हैं, और जब इक़्तिदार की जो चिड़िया आपके कंधे से उड़ जाएगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन बडरों के उताक पे कोई लोग जाएंगे या बैठेंगे, क्योंकि इन लोगों ने लोगों को जो रसवा किया है, लोगों को जो ख्वार किया है, उनकी तजलील की है। जो गैरत वाला, जो ज़मीर वाला, असूल वाला बंदा होगा, मैं नहीं समझता कि इनके पास फिर जाएगा। तो अभी क्योंकि इनके कंधे पे चिड़िया बैठी हुई है इक़्तिदार की, इसलिए लोग इनके पास जा भी रहे हैं, बैठे भी हैं, इनकी खुशामद भी करते हैं। जब इक़्तिदार इनके से चला गया और इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंट जो शफाफ किस्म की जो एहतसाब हुआ, तो मैं नहीं समझता कोई बच सकेगा। मुराद अली शाह जाएगा तो फिर ये इसके जो सारे यहाँ पे जानशीन बैठे हैं, उन्होंने कौन से यहाँ पे अच्छे काम किए हैं जो वो एहतसाब से बच सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनकी सारी जो प्रॉपर्टी बनी हुई वो ख़ुद उनके ऊपर गवाह बनेगी कि मैं कहाँ से आई हूँ। वही इनके ऊपर मुकदमा दाखिल करेंगे, वही उनके ऊपर शाहिद होंगे। क्योंकि मैं आज साइकिल पे चल रहा हूँ, कल मैं लैंड क्रूज़र पे जाऊँगा तो जाहिर सी बात है मैं मेरे से पूछने वाले होंगे ना कि भाई ये कहाँ से आए। तो ये लोग, जिन लोगों ने इतनी सारी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी 7 से लेकर कराची तक, कराची से लेकर लंदन तक, यूएई तक बनाई है, तो वो खुद इनके ऊपर गवाही होगी। अगर इस मुल्क के अंदर बेरहम एहतसाब हुआ तो मैं नहीं समझता कि कोई बच सकेगा, और ये सारे चोर डाकू जो हैं इंशाअल्लाह ताला भाग जाएंगे। ईमानदार लोग मैदान में आएंगे जो लोगों की रहनुमाई करेंगे और क़यादत करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका रोशन अली बुल्लो साहब। नाजरीन, आपने बात सुनी, और जो कुछ हक़ाइक़ थे, कुछ ऐसे मामलात हैं जो 7 के बांसीदाबाद की आवाम को पता नहीं थे, कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी बताए
रोशन अली बुर्र साहब ने। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इक़्तिदार में आए वो अवाम के मसाइल हल करे और अवाम की जो तकालीफ हैं उनको दूर करने की कोशिश ज़रूर करे। इसके साथ अपने मेज़बान ज़ाहिद होकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।